नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश जनवरी मंथ 2026 की करंट अफेयर्स की क्लास में। इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा उत्तर प्रदेश का जितने भी जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स बना हुआ है सभी लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। यदि आप लोग जो है उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई हुआ, यूपीपी हुआ एक्सेट्रा, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम है उसमें जो है क्वेश्चन डेफिनेटली जो है फंसेंगे ही फंसेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित जो है पद्म पुरस्कार 2026 के लिए उत्तर प्रदेश से कुल कितने व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अभी जो है हाल ही में जो है भारत सरकार ने जो है पद्म पुरस्कार की जो है घोषणा कर दी है, जिसमें जो है टोटल 131 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार 2026 जो है दिया गया है, जिनमें जो है उत्तर प्रदेश के आपको बताना है कि कितने व्यक्तियों को जो है यह सम्मान जो है दिया गया है। 11 लोगों को, 16 लोगों को, 21 या 25 लोगों को आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 11 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब डिटेल में देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, जो व्यक्ति जिन्हें जो है पद्म पुरस्कार मिला है। देखिए, जो पद्म पुरस्कार 2026 घोषित हुआ है, यह जो है कुल 100 जो है 31 हस्तियों को जो है यह सम्मान मिला है, जिनमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि 5 जो है पद्म विभूषण है। क्योंकि जो पद्म पुरस्कार होते हैं इनके जो है 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले आप लोगों को यही ध्यान रखना है, कोई फर्स्ट जो इसमें होता है सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है और लास्ट में यानी थर्ड नंबर पर पद्मश्री होता है। तो टोटल पूछता है तो 131 लोगों को दिया गया है। यदि पूछता है पद्म विभूषण तो 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें उत्तर प्रदेश से जो है 11 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार जो है 2026 मिला है, जो निम्न है। तो चलिए हम लोग अब उत्तर प्रदेश के जो पद्म पुरस्कार 2026 है इन्हें देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण जो है केवल जो है एक व्यक्तियों को, मतलब कि एक जो महिला हैं उन्हीं को दिया गया है उत्तर प्रदेश से। तो हम लोग इन्हीं को देखेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर एन राजन। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इन्हें बिल्कुल डिटेल में। तो डॉक्टर एन राजन, जो इनका क्षेत्र है यानी कला वायलिन वादन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्हीं मतलब कि इन्हीं कार्यों के लिए है इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ से रिलेटेड है? तो वाराणसी से यानी बीएचयू से जुड़ी हुई हैं ये। इनका क्या योगदान रहा है? तो इन्होंने जो है हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत में है वायलिन पर जो है गायकी अंग यानी जो है वोकल स्टाइल, इसे जो है विकसित किया है। और जो वायलिन है इसे जो है सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जहाँ पर जो है मानव आवाज़ की तरह जो भाव, मूर्छना और गमक व्यक्ति होती है। इसी के कारण जो है इन्हें जो है पद्म विभूषण जो है दिया गया। बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी में जो है यह लंबे समय तक प्रोफेसर भी रही हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डीन भी रही हैं। इन्हें जो है पहले पुरस्कार भी मिल चुका है, जैसे कि पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण भी मिल चुका है इन्हें 2004 में, और अभी जो है जनवरी मंथ यानी 26 जनवरी को जो अनाउंस हुआ था यानी 2026 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ध्यान रखना है, यानी पद्म पुरस्कार जो इन्हें जो है तीनों के तीनों मिल चुका है। यानी पद्मश्री भी मिल चुका है 1984 में, पद्म भूषण मिल चुका है 2004 में, और अब जो है 2026 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो यदि आप लोग जो है इनको मतलब कि तीनों पुरस्कार जरूर याद रखना है, क्योंकि मतलब कि करंट अफेयर्स में आ सकता है कि जो डॉक्टर एन राजम है इन्हें जो है पद्मश्री कब मिला था, तो 1984 में, या पद्म भूषण जब पूछ लेता है तो 2004 में। ये ज़रूरी नहीं है कि 2026 वाला ही पूछे, क्योंकि अभी जो है ये चर्चा में रहेंगी तो कोई भी जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बन सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी है यह सबसे खतरनाक जो है पेपर बनाता है। उन्होंने जो है 75 साल के करियर में जो है हिंदुस्तानी वायलिन संगीत को जो है ग्लोबल स्तर पर जो है पहचान दिलाई थी। देखिए, जो अब हम लोग देख लेते हैं पद्मश्री। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पद्म भूषण है जो 13 लोगों को दिया गया था,
उनमें कोई भी जो है व्यक्ति उत्तर प्रदेश से नहीं था, इसलिए मैं उसे नहीं ले आया हूँ, केवल पद्मश्री से ले आया हूँ। जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड व्यक्ति हैं इन्हें हम लोग देखेंगे अब। तो उत्तर प्रदेश के कुल जो है 10 हस्तियों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें हम लोग अब चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है श्री अनिल कुमार रस्तोगी। इन्हें जो है किस क्षेत्र में मिला है पद्मश्री? तो कला, जिसमें जो है एक्टिंग यानी अभिनय के क्षेत्र में इनका स्थान, तो लखनऊ से यहाँ ये योगदान क्या रहा है इनका? तो COA कुछ आर्ट एकेडमी से जुड़े हुए हैं और 6 दशकों से जो है एक्टिंग में योगदान दे रहे हैं, इस कारण इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकेंड, श्री अशोक कुमार सिंह को। क्षेत्र इनका क्या रहा है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका योगदान क्या रहा है? तो कृषि क्षेत्र में विकास रूप से जो है बीज और फसल में जो है सुधार किए हैं, इन्हीं कारण से जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह भी कहाँ से रिलेटेड है? तो बनारस से हैं, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं श्री बुद्ध रश्मि मणि जी को। इन्हें जो है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी जो क्षेत्र है इनके मतलब कि इस क्षेत्र में मिला हुआ है, इनको जो है पद्मश्री। योगदान क्या रहा है? तो अयोध्या जो जन्मभूमि है और सारनाथ में उत्खनन कार्य, इन मतलब कि 2003 में इन्होंने मतलब कि अयोध्या जो राम जन्मभूमि है और सारनाथ में उत्खनन कार्य इन्हीं के जो है 2003 से जो है सक्रिय रहे हैं, इन्हीं का कारण जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद जो है फोर्थ श्री चिरंजीवी लाल यादव जी। इन्हें जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है। योगदान क्या रहा है? तो मुरादाबाद में जो है पीतल नक्काशी यानी ब्रास इंग्रेविंग की कुशल कारीगर और भारत के पारंपरिक सेल को बढ़ावा देने के लिए जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि कला क्षेत्र में श्री चिरंजीवी लाल यादव जी को मिला है। ये कहाँ से? तो मुरादाबाद में, यानी जो पीतल नक्काशी है, क्योंकि हम लोग जाते हैं कि मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के क्षेत्र में मतलब उसी के क्षेत्र में जो है ये कुशल कारीगर भारत के पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा दिए थे, इसीलिए जो है इन्हें जो है कला के क्षेत्र में यानी चिरंजीवी लाल जी यादव को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिफ्थ है सुश्री मंगला कपूर। इनका जो क्षेत्र है यह है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें मिला है। योगदान क्या रहा है? तो काशी की जो प्रसिद्ध यह लेखिका हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कहाँ से रिलेटेड है? तो बनारस से रिलेटेड है। यह जो है सितार जैसी आत्मकथाएं लिखी है और शिक्षा में योगदान के कारण जो है सुश्री मंगला कपूर को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सिक्स है श्री केवल कृष्ण ठाकराल। इन्हें जो है चिकित्सा के जो है क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री। इनका जो योगदान रहा है तो वाराणसी से रिलेटेड है। तो वाराणसी में जो है आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा में जो है योगदान दिया है और संलग्न यानी जड़ी बूटी से है, मतलब कि आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी चिकित्सा है उन्हीं के मॉडर्नाइजेशन में जो है इन्होंने जो है योगदान दिया है। इसी के कारण जो है चिकित्सा क्षेत्र में इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया श्री केवल कृष्ण ठाकराल जी को। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर, श्री प्रवीण कुमार। इन्हें जो है खेल के क्षेत्र में मिला है। आप लोग इन्हें आई थिंक कहीं ना कहीं जो है मतलब कि रील उल में देखे हुए होंगे, क्योंकि ये जो है पैरा एथलीट हैं। तो श्री प्रवीण कुमार जो है यह पैरा एथलीट हैं। इन्होंने जो है 2024 में पैरा ओलंपिक में जो है मेडल जो है जीता था, इसी कारण जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह जो है नोएडा से रिलेटेड है। श्री रघुपत सिंह, इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि जो है इन्हें जो है मरणोपरांत जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसलिए जो है पूछ सकता है। इनका जो क्षेत्र है कृषि से रिलेटेड है। योगदान जो है मुरादाबाद से है और पारंपरिक बीज संरक्षण और 55+ किस्में इन्होंने विकसित किया है, साथ ही साथ 1.5 लाख लीटर दूध उत्पादन को बढ़ाया है। तो मुरादाबाद से हैं श्री रघुवत सिंह जी, इन्होंने जो है पारंपरिक बीज के संरक्षण में योगदान दिया और साथ ही साथ 55+ बीज जो है किस्म 55+ जो किस्में मतलब कि बीज का जो है विकसित किया है और 1.5 लीटर दूध उत्पादन में बढ़ावा दिया है। उसके बाद 9th नंबर के हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी। इन्हें भी जो है चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है। यह जो है लखनऊ जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है यानी KGMC या KGMU यहाँ से रिलेटेड है और कैंसर यानी क्षय रोग यानी TB के इलाज के योगदान में जो है इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यानी दिया गया है। यानी जो है राजेंद्र प्रसाद जी को जो है चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है और लखनऊ से रिलेटेड है। ये लास्ट है श्री श्याम सुंदर हैं। इन्हें भी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। यह जो है वाराणसी से है और इन्होंने जो है कैंसर यानी किडनी रोग में जो है दवा विकसित किया है और
मेनिफ्लॉक्सिन जैसी दवाओं में जो है इन्होंने योगदान दिया है, इसी के कारण जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो गाइस यहाँ तक था आप लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है गौरव सम्मान कुल कितने व्यक्तियों को मिला है? 6, 8, 5, 3। तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है अभी हाल ही में दिया गया है, आपको बताना है कि कितने व्यक्तियों को जो है मिला है। तो देखिए यह मिला है 5 व्यक्तियों को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। तो फर्स्ट है शुभांशु शुक्ला। आप लोग जो है इन्हें जरूर जानते होंगे क्योंकि इन्होंने जो है एग्जिम पावर मिशन जो था उसी को जो है भारत की तरफ से लीड किया था। तो शुभांशु शुक्ला इन्हें जो है अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस जो साइंस है इसी के क्षेत्र में दिया गया है, यह लखनऊ से रिलेटेड है एग्जिम पावर मिशन के लिए। अलक पांडे इन्हें भी आप लोग पहचानते होंगे क्योंकि PW जो फिजिक्स वाला है उन्हीं के फाउंडर है, आप लोग कह सकते हैं। इन्हें जो है शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में मिला है, यह जो है प्रयागराज से रिलेटेड है। डॉक्टर हरिओम पंवार जी इन्हें जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, यह जो है वीर रस के कवि हैं, यह बुलंदशहर और मेरठ से रिलेटेड है। रश्मि आर्या यह जो है महिला सशक्तिकरण के लिए जो है दिया गया है, यह जो है गुरुकुल शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया है, यह कहाँ से है तो मेरठ से है। इसके बाद 5th नंबर है सुधांशु सिंह। डॉक्टर सुधांशु सिंह को जो है कृषि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में जो है जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है यह दिया गया है, यह जो है वाराणसी से रिलेटेड है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस बार जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया है। 2 लोग तो आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, इसके बाद 3 लोग को भी कहीं ना कहीं आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। तो 5 लोगों को जो है 2026 में जो है उत्तर प्रदेश जो है गौरव सम्मान दिया गया है। तो तिथि यह जो है 24 जनवरी 2026 को जो है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जो है दिया गया। इसमें जो है पुरस्कारी राशि जो है कितना मिलता है, तो प्रत्येक विजेता को जो है 11 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि विशेषता क्या है कि तो आमतौर पर जो है यह सम्मान 4 लोगों को दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वर्ष जो है असाधारण योगदान के कारण 5 विभूतियों यानी 5 जो व्यक्ति हैं इन्हें जो है मिला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, इसलिए आप लोग जरूर याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो 24 से 26 जनवरी 2026 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की थीम क्या थी? आपको देखिए हम लोग सभी लोग मतलब जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश दिवस का मतलब कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अब इस मेरी जो है कौन सा देखिए ओवरऑल पूछता है तो 77 हो जाएगा, और 2018 से मनाना स्टार्ट किया था, तो इसलिए अगर 2018 से पूछेगा तो 9th नंबर हो जाएगा 2026 से। लेकिन जो है 2026 के बीच जो आयोजित यह था 24 से 26 जनवरी के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की जो है थीम क्या थी, यह पूछा है इस बार। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश था, या नया उत्तर प्रदेश और नया भारत है, या समृद्ध उत्तर प्रदेश, या विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश है। तो देखिए यह था विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है 2026 1950 से कहेगा तो 77वां हो जाएगा, और 2018 से तो 9वां हो जाएगा। इसकी जो है थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश रखी गई है। देखिए यदि पूछेगा कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की घोषणा कब कर दी गई थी, तो 24 जनवरी 2017 को, लेकिन पहली बार मनाया कब गया था, तो 24 जनवरी 2018 को। आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि पूछता है मनाया कब गया यानी पहली बार मनाया कब गया था उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, तो 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था। घोषणा पूछेगा तो 1 साल पहले जो है घोषणा कर दी गई थी। यह जो है महाराष्ट्र के तर्ज पर जो है मनाया गया था, क्योंकि जो राम नाईक जी हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, यह महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है। तो इसलिए जो है इन्हीं के कहने पर 24 जनवरी 2018 से जो है मनाने स्टार्ट कर दिया गया। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट यानी जो है रामसर साइट जो है घोषित किया गया है? तो देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो है कुल देखिए भारत में जो है अभी जो है 98 हो जाएंगे, क्योंकि दो नए रामसर साइट को जो है घोषित कर दिया गया है। लेकिन हम लोगों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग केवल उत्तर प्रदेश का देखेंगे। तो आपको बताना है कि कौन से जो है पक्षी अभ्यारण्य है जिसे रामसर साइट जो है कि दर्जा दे दिया गया है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को, या पटना पंछी अभ्यारण्य जो एटा में है इसे, या सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को। तो देखिए
यह जो दिया गया है, यह दिया गया है पटना पक्षी जो अभ्यारण्य है, जो एटा का है, मतलब एटा में है, इसी को जो है हाल ही में रामसर साइट का जो है दर्जा दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो है, अब हम लोग देख लेते हैं इसे थोड़ा सा। तो स्थापना और स्थान और स्थापना, तो जो है यह है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, आप लोगों को ध्यान रखना है, और जलेसर तहसील में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में की गई थी। आप लोगों को ध्यान रखना है इसे, जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है। इसका जो साइज है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है मात्र 1.09 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख विशेषता क्या है? तो रामसर साइट, इसे जो है 31 जनवरी 2026 को रामसर साइट जो है घोषित किया गया, जिससे यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड जो है बन गया है। इसमें जो है प्रवासी पक्षी, तो सर्दियों के मौसम में यहाँ पे जो है यूरोप और मध्य एशिया के जो है लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के जो प्रवासी पक्षी आते हैं इस अभ्यारण्य में। और मुख्य पक्षी यहाँ का जो है विशेष रूप से जो है पेंटेल, कॉमन टेल और सवेलर और मोलार्ड जैसे पक्षी जो है देखे जाते हैं। ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है? तो इसका नाम जो है पास ही जो है पटना गाँव, इसी के मतलब कि पटना गांव पर रखा गया है। और स्थानीय जो है किंवदंतियों के अनुसार यह जो है स्थान कभी राजा पृथ्वीराज चौहान के शिकार क्षेत्र का भी हिस्सा हुआ करता था। तो आप लोगों को इतना, आप लोगों को इसके बारे में जान लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कुल कितने जो है वेटलैंड हो गए हैं। रामसर साइट देखिए, तो अब जो है पहले कितना था? 10, लेकिन अब इसे भी जोड़ लिया गया है। जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है तो कितने हो जाएंगे? 11। तो वर्तमान में पूछता है तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट है? तो 11 है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। तो फर्स्ट है ऊपरी गंगा नदी, जो ब्रजघाट नरोरा खंड में स्थित है, मतलब यहीं पर है। तो बुलंदशहर में ये है ऊपरी गंगा नदी। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यह उन्नाव में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, इसे भी जो है घोषित किया गया है, हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। समान पक्षी अभ्यारण्य यह मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। सरसई नावर झील, यह कहाँ पर है? इटावा में है। सुर सरोवर या जिसे कीठम झील भी कहते हैं, यह जो है आगरा में है। हैदरपुर वेटलैंड जो है बिजनौर और मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य जो सबसे नया है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह कहाँ पर है? एटा में है। तो उत्तर प्रदेश में जो है कुल कितने हो गए हैं? तो 11 हो गए हैं। आप लोगों को इतना जो है जरूर याद रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ में जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो है परियोजनाएं या योजनाएं लॉन्च की गई हैं? ये कह रहा है कि एक जनपद एक उत्पाद, और मुख्यमंत्री जो है युवा उद्यम योजना, या स्मार्ट सिटी योजना, और अमृत योजना, या एक जनपद एक व्यंजन तथा सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना, या प्रधानमंत्री आवास और स्टार्टअप इंडिया। तो देखिए, यह लॉन्च किया गया है एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। यह जो है लॉन्च किया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो यह योजना जो है उत्तर प्रदेश दिवस यानी यूपी दिवस जो 24 जनवरी 2026 को मनाया गया, यहाँ पे जो है लखनऊ में अमित शाह और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। एक जनपद एक योजना, यह क्या है? तो एक जनपद एक उत्पाद, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसी के जो है सफलता के बाद अब सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश के हर जिले के जो है स्थानीय और पारंपरिक जो व्यंजन है, इन्हीं को जो है बढ़ावा देने के लिए यह योजना जो है शुरू कर दी गई है। कौन? वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश। आप लोगों को ध्यान रखना है, 1D। इसमें क्या होगा? 1D मतलब कि OD यदि OD पूछेगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश हो जाएगा, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सफलता के बाद जो है यह योजना शुरू की गई थी। इसका जो उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय खान पान को जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है और पर्यटन को जो है बढ़ावा देना है। अब जो सेकंड परियोजना लॉन्च की गई थी, यह थी सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का कि राज्य में जो है MSME जो मंत्रालय है, MSME जो उद्योग है, इन्हीं की जो है इकाइयों के लिए जो है बेहतर बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाने के लिए, और औद्योगिक जो क्लस्टर है इन्हीं को क्या करना है? विकसित करना है, ताकि क्या हो कि युवाओं के लिए जो है रोजगार के नए अवसर प्रदान हो सके। तो ध्यान रखना है, 2 योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पे जो है लॉन्च की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लखनऊ में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में उत्तर प्रदेश के किस विभाग यानी विषय की झांकी को संस्थान श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है?
आपको बताना है। शिक्षा विभाग को अयोध्या धाम जो राम मंदिर और संस्कृति है इसे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान यूपी को, या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी विकसित उत्तर प्रदेश को। तो यह दिया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है अयोध्या धाम जो राम मंदिर और संस्कृत है इसी को। तो 24 जनवरी 2026 को लखनऊ के जो है विधान देखिए आप लोग 24 जनवरी 2026 को जो है लखनऊ के विधान भवन मार्ग पर जो है आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है विभिन्न श्रेणियों में जो है पुरस्कार दिए गए हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है श्रेणियां पूछेगा आप लोगों के, मतलब कि विभिन्न श्रेणियां हो जाएंगी, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश की परेड संस्थानों और विभागों को जो है झांकियां में प्रथम स्थान की जानकारी नीचे दी गई है। जैसे कि झांकी की श्रेणी में जो है तो प्रथम स्थान मिला है अयोध्या धाम राम मंदिर और पर्यटन विभाग की संयुक्त झांकी को आप लोगों को ध्यान रखना है। इस झांकी में जो है अयोध्या के भव्य विकास और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया था। और संस्थानों और मार्चिंग 10 श्रेणी में जो है पूछता है तो प्रथम स्थान जो है अर्धसैनिक बल को, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जो है दस्तेज को जो है लखनऊ परेड में जो है प्रथम स्थान मिला है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यदि पूछता है संस्थानों में तो आप लोगों को ध्यान रखना है एसएसबी को। और प्रथम स्थान जो है शिक्षण संस्थान में यदि पूछता है तो विद्यालयों की श्रेणी में जो है सिटी मॉन्टेसरी जो स्कूल है इसी के जो है झांकी और मार्चिंग को दस्ते में अक्सर की तरह इस बार भी जो है यहाँ शीर्ष पे रही है। तो यदि प्रथम स्थान शिक्षण संस्थान में पूछता है तो आप लोगों को सिटी जो मॉन्टेसरी स्कूल है इसे आपको बताना है। विभाग श्रेणी में तो सूचना जनसंपर्क विभाग की झांकी जिसमें जो है विकसित उत्तर प्रदेश और एक जनपद एक व्यंजन की झलक दी गई थी, जो है इस जो है उत्तर प्रदेश जो है यदि पूछता है विभाग श्रेणी में तो आप लोगों को ध्यान रखना है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो झांकी थी इसे जो है विशेष श्रेणी में जो है पुरस्कार दिया गया है, जिसमें क्या मतलब कि दिखाया गया था तो विकसित उत्तर प्रदेश और एक जनपद एक व्यंजन। मुख्य आकर्षण क्या रहा है तो इस बार जो कि परेड में जो है लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल और G20 की सफलताओं को विभिन्न विभागों के द्वारा जो है प्रदर्शनी में जो है शामिल किया गया था। ध्वजारोहण, अब हम लोग थोड़ा सा इसे जो है देख लेते हैं डिटेल में। तो ध्वजारोहण जो रोहण है तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल ने जो है विधान भवन के सामने जो है तिरंगा फहराया। उपस्थिति तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री अधिकारी जो है इस अवसर पर मौजूद रहे। परेड का आकर्षण क्या रहा है तो शक्ति प्रदर्शन, तो लखनऊ के जो है विधानसभा मार्ग पर भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों जैसे कि एसएसबी सीआरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के दस्तों ने शानदार मार्च जो है दिखाया। इसके बाद नारी शक्ति, तो इस वर्ष की परेड में जो है महिला पुलिस कर्मियों और महिला दस्तों की जो है भागीदारी विशेष रूप से अधिक रही है, जो मिशन शक्ति को संदेश दे रही थी। झांकियां का प्रदर्शन, तो इस बार परेड की जो है कुल 20 झांकियां, मतलब कि 20 झांकियां से अधिक जो है मतलब कि निकाली गई थी। इस बार जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें अयोध्या को जो है राम मंदिर के पूर्ण स्वरूप और अयोध्या के कायाकल्प को दर्शाती झांकी आकर्षण का जो है मुख्य केंद्र रही है। और विकसित उत्तर प्रदेश, तो इसमें जो है राज्य के एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और औद्योगिक गलियारों जैसे कि डिफेंस कॉरिडोर को जो है दिखाया गया है। इसके बाद चौथा इसका क्या रहा है हाईलाइट, तो पहली बार जो है शामिल किए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है यही, तो ड्रोन शो और फ्लाई फास्ट, यानी फ्लाई फास्ट जो है यह पहली बार जो है शामिल किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लखनऊ के आसपास में जो है वायुसेना के विमानों द्वारा फ्लाई फास्ट किया गया और उन्नत तकनीकी का जो है प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का प्रभाव रहा है, तो हाल ही में जो है उद्घाटित जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। पुरस्कार वितरण, तो परेड में सबसे बेहतरीन मार्चिंग दस्ते और सबसे सुंदर झांकी का पुरस्कार दिया गया, जिसमें अक्सर अयोध्या की झांकी और सूचना विभाग की झांकी शीर्ष पर रही है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में लखनऊ में स्थित जो इंदिरा गांधी तारामंडल है इसमें जो है देश की पहली जो है 3D डोम फिल्म जिसका नाम है द मून मिशन इंडिया जर्नी टू दी मून का जो है शुभारंभ किसके द्वारा जो है किया गया। आपको बताना है कि जो लखनऊ में स्थित इंदिरा गांधी तारामंडल है यहीं पर जो है भारत यानी देश की जो है फर्स्ट 3D फुल डोम फिल्म जिसका नाम है द मून मिशन इंडिया जर्नी टू दी मून का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है यहाँ पर बताना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, इसरो के अध्यक्ष के द्वारा, पानधारी जो है यादव इन्हीं जी के द्वारा, या चलिए कोई बात नहीं है इसमें जो है डी नहीं दिया गया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, तो पानधारी जो यादव है इन्हीं के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था शुभारंभ। तो लखनऊ में स्थित जो है
इंदिरा गांधी तारामंडल में जो है देश की पहली जो है 3D डोम फिल्म दी मून मिशन इंडिया जर्नी टू दी मून, इसका जो है सो आरंभ किया गया। इस फिल्म का जो उद्घाटन जो है पानधारी यादव ने किया, जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में जो है प्रमुख सचिव रहे हैं। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक भी हैं। यह जो है 3D फुल डोम फिल्म जो है भारत के चंद्र मिशनों के जो है वैज्ञानिक यात्रा, इसरो की उपलब्धियों और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जन जागरूकता को जो है बढ़ाने की दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे क्या होगा कि विशेषकर छात्रों और युवाओं को जो है लाभ मिलेगा इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 8। हाल ही में जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक युवाएं, जिसमें जो है 3,315 को जो है लाभ प्रदान किया गया है, जो 132.60% लक्ष्य प्राप्ति के साथ जो है प्रथम स्थान हासिल करने वाला जिला बना है। आपको बताना है कौन सा जिला है। आजमगढ़ है, हरदोई है, जौनपुर है या गोरखपुर। तो यह है जौनपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तो उपलब्धि क्या रहा है, तो जौनपुर जिले ने जो है निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 132% यानी 132.608% की जो है प्रगति दर्ज की है। लाभार्थी तो इस जिले में जो है कुल 3,315 युवाओं को जो है योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है, जो प्रदेश में किसी भी जिले के द्वारा दी गई सर्वाधिक संख्या है। योजना का जो उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को जो है स्वरोजगार से जुड़ना है, उन्हें उद्योग और सेवा क्षेत्र के नई इकाइयां स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण यानी इंटरेस्ट फ्री लोन प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का पहला जो है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बनने का दर्जा किस शहर को जो है प्रदान किया गया, जहां जो है जहां प्रतिदिन लगभग 2,000 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक निपटान जो है किया जा रहा है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर जीरो फ्रेश वेस्ट डंप जो है बनने का जो है फर्स्ट दर्जा हासिल किया गया है। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। तो यह है, आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा है, लखनऊ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है जहां पर जो है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी है, मतलब कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी का जो है दर्जा हासिल कर लिया है लखनऊ ने। शहर के जो है प्रतिदिन लगभग 2,000 मीट्रिक टन ठोस अवशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से जो है निपटान किया जा रहा है, जबकि कुल अवशिष्ट प्रसंस्करण की जो क्षमता है यह है 3,600 मीट्रिक टन। यहाँ उत्पन्न कचरे से लगभग जो है 55% जो है जैविक कचरा है, जिसे जो है कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित किया जा रहा है। वहीं से जो है 45% क्या है अजैविक कचरा है, जिसे RDF यानी रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल के रूप में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जो उपयोग है सीमेंट के उद्योग हुआ, कागज के उद्योग में किया जाता है। यह जो है पहले स्वच्छता, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। तो यदि आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि लखनऊ जो है यह जो है उत्तर प्रदेश का फर्स्ट शहर बन गया है जो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही में झांसी जिले के चिरगांव बाईपास का जो है नाम बदलकर किस राष्ट्र कवि के नाम पर रखने का निर्णय ले लिया गया है। आपको बताना है कि वह झांसी जिले का जो चिरगांव बाईपास है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। वहाँ आपको राष्ट्रकवि का नाम बताना है जो इनके नाम पर किया गया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के, या राष्ट्रकवि सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्रकवि जो है हरिवंश राय बच्चन, या राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। तो यह राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त। आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जो है स्थित चिरगांव बाईपास मार्ग का नामकरण जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के सम्मान में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी मार्ग रखने का जो है निर्णय ले लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को चिरगांव में ही, जो जिला झांसी में है उत्तर प्रदेश में। वे जो है हिंदी साहित्य में जो है खड़ी बोली की प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं और वो स्नेहपूर्वक दद्दा के नाम से भी जाने जाते थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं जैसे कि महाकाव्य में साकेत, खंड काव्य में भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर सिद्धराज, नहुस और अंजलि और अघर्त है। नाट्य रचनाओं में जो है रंग में भंग, राजा प्रजा और वन वैभव प्रमुख है। यह निर्णय जो है हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्रकवि योगदान के सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में उन्नाव को जो है शामिल किए जाने के बाद लगभग 325 किलोमीटर लंबे रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़े प्रमुख जिलों में निम्न में से कौन सा जिला जो है शामिल किया गया है।
जहां जो है 230 हेक्टेयर में रक्षा उपकरण निर्माण से लगभग 15,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे बता ही दिया है कि जो हो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उन्नाव को वहीं शामिल किया गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको थोड़ा सा। तो परियोजना जो है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, लगभग 325 किलोमीटर यह जो है इसकी लेंथ है। उन्नाव का योगदान कर रहा है। तो उन्नाव में लगभग जो है 230 हेक्टेयर भूमि पर जो है रक्षा उपकरण निर्माण की जो है इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। रोजगार इस निवेश क्षेत्र में लगभग जो है 15,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो है सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। अन्य नोड उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में जो है पहले से ही है, जैसे कि कौन कौन से हैं? 6 प्रमुख नोड आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ है। उन्नाव को कानपुर और लखनऊ के जो है बीच इसकी रणनीति स्थिति के कारण जो है जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में सूर्य के अंदर मौजूद चुंबकीय क्षेत्रों यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो है पहला 3D मानचित्र तैयार करने वाला संस्थान कौन सा बना है? IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु या इसरो या IIT कानपुर? तो यह बना है IIT कानपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने जो है सूर्य के अंदरूनी भाग में मौजूद चुंबकीय क्षेत्रों का जो है दुनिया का पहला जो है 3D मैप विकसित किया गया है। इस शोध में लगभग जो है 30 वर्षों के उपग्रह अवलोकन डेटा को एक उन्नत कंप्यूटेशनल मॉडल के साथ संयोजित किया गया। यह उपलब्धि जो है सूर्य की आंतरिक संरचना, गतिविधियों, सोलर फ्लेयर और अंतरिक्ष मौसमी स्पेस वेदर को समझने में जो है अत्यंत सहायक सिद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हाल ही में जो है 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो है उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कि किस स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है किया गया था। नई दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो यह किया गया है वाराणसी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन है यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है किया गया। यह एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैंपियनशिप है जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम यानी सिगरा जो स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर जो है आयोजित किया गया। यह जो है 4 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किया गया, जिसमें देश भर में 58 से 73 टीमों और 1000 प्लस खिलाड़ियों ने जो हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में जो है 68वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप यानी 68 NSCC में जो है पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा का खिताब मोहम्मद हसन ने जीता है। आपको बताना है कि इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तमिलनाडु, ये आप मान लीजिएगा, ये पंजाब, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो यह है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो मोहम्मद असब आप लोगों को ध्यान रखना है, यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इन्होंने जो है 101 हिट्स के साथ जो है गोल्ड जीता, जबकि अनुष्का शेट्टी भाटी ने महिलाओं की में जो है एक खिताब जीता है। लेकिन हम लोगों को यही ध्यान रखना है मोहम्मद असब जो उत्तर प्रदेश से हैं। यह चैंपियनशिप जो है जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है। हाल ही में जो है 39वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2026 के लिए थीम स्टेट के रूप में किन 2 राज्यों को चुना गया है? देखिए, हम लोग सभी जानते हैं जो सूरजकुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह हरियाणा में मनाया जाता है। लेकिन आपको यह बताना है कि थीम स्टेट के रूप में इस बार किन 2 राज्यों को चुना गया है? हरियाणा और दिल्ली को, उत्तर प्रदेश मेघालय को, राजस्थान और गुजरात को या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के? तो यह चुना गया है उत्तर प्रदेश और मेघालय को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 39वां जो है सूरजकुंड मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक फरीदाबाद हरियाणा में जो है आयोजित होगा। पाटन कंट्री जो है मिस्र है। थीम स्टेट के रूप में जो है उत्तर प्रदेश और मेघालय है, जो अपने सांस्कृतिक हस्तशिल्प प्रदर्शित करेंगे इस मेले में। क्वेश्चन नंबर 16 है। हाल ही में जो है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में या प्रयागराज में? तो यह किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है लखनऊ में जो है 86वां जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सम्मेलन 19 से जो है 21 जनवरी 2026 तक जो है उत्तर प्रदेश जो है विधान भवन, यह जो लखनऊ है यहीं पर जो है किया गया। लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला ने इसका जो है उद्घाटन किया और समापन संबोधन भी किया। विषय इसमें जो है विषय का था तो तकनीकी का उपयोग
पारदर्शिता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है शामिल थी। यह जो है संसद और विधानसभाओं के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों का एक राष्ट्रीय मंच है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय यानी ब्रेल लाइब्रेरी हाल ही में जो है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है आपको यह बताना है। कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या गोरखपुर में। तो यह स्थापित किया गया है लखनऊ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लखनऊ के जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है यानी DSMNRU, इसी में जो है राज्य का जो है पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय जो 4 जनवरी 2026 को लुई ब्रेल की जयंती पर जो है उद्घाटित किया गया। इसमें जो है 4000 प्लस जो है ब्रेल पुस्तकें रहेंगी जो उच्च शिक्षा के 54 पाठ्यक्रमों की हैं और लक्ष्य क्या है 10,000 पुस्तकों का है। इसमें यह जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जो है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास जो विश्वविद्यालय है यहीं पर जो है राज्य का पहला जो है ब्रेल पुस्तकालय जो है खोला गया है। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने मतदाताओं के लिए बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO से सीधे बात करने हेतु कौन सी नई सुविधा शुरू की है। वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950, बुक ए कॉल सुविधा, ईमेल सुविधा या व्हाट्सएप चैट। यह शुरू किया गया है बुक ए कॉल सुविधा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बुक ए कॉल सुविधा जो है जनवरी 2026 में जो है शुरू की गई। विशेष रूप से विशेष गहन संशोधन जो SIR है इसी के दौरान जो है मतदाताओं सूची को अपडेट करने के लिए और मतदाता जो है voter.eci.gov.in पोर्टल या ECINET ऐप के माध्यम से BLO के साथ फ़ोन कॉल बुक कर सकते हैं। यह मतदाताओं की जो है सुविधा बढ़ाने और दावे आपत्तियों के लिए जो है सीधा संपर्क सक्षम बनाता है। SIR जो है 6 फरवरी तक चला है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है AI को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ हैथकॉन का आयोजन किया। आपको बताना है कि किस हैथकॉन है, आपको यह नाम बताना है। यह जो है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ किस हैकाथॉन का आयोजन किया। AI फॉर आलेखथॉन, फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन, डिजिटल हेल्थ समिट हैकाथॉन या इंडिया AI चैलेंज। तो यह किया गया है फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन जो है 19 से 23 जनवरी 2026 तक IIT जो कानपुर है यहीं पर हुआ। जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का क्या था, यह प्री इवेंट था। इसमें जो है 374 इनोवेटर्स ने जो है भाग लिया और साथ ही जो है स्वास्थ्य AI के 3 ट्रैक्स पर इसमें जो है काम किया गया। फोकस क्या था, प्राइवेसी, प्रिजर्विंग ट्रस्ट वर्थी AI और डिजिटल पब्लिक गुड्स पर था। ICMR NIRC के सहयोग से यह जो है किया गया। यह स्वास्थ्य में जो है जिम्मेदार AI भविष्य पर चर्चा और विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी में लीडर बनने के लिए कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बनाई है, जो कितनी अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इसमें। तो देखिए हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी में जो है लीडर बनने के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी जो है स्थापना की योजना बनाई है। तो 2 किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है 50 करोड़ तक सहायता प्रदान किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 2 सेंटर एक्सीलेंस जो है स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो है उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग से जुड़ी स्वदेशी तकनीकी पर जो है फोकस किया जाएगा। सरकार ने जो है 50 करोड़ तक तथा 100% वित्तीय सहायता देगी ताकि लागत कम हो और यूपी ग्रीन एनर्जी का जो है हब बने। यह जो है जनवरी 2026 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है। हाल ही में की गई आधिकारिक घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन, जिसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है, आपको बताना है कि क्या रखा गया है। लोक भवन, शक्ति भवन, जन भवन या सेवा सदन।
तो यह रखा गया है जन भवन, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो उत्तर प्रदेश राज्यपाल के आधिकारिक आवास है इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है अब, क्योंकि पहले जो है राजभवन हुआ करता था, जो सीएम आवास का भी नाम है, इसीलिए जो है यह जो है अब चेंज कर दिया गया है, जन भवन के नाम से यह जाना जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब। तो 21 जनवरी 2026 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यालय से आधिकारिक बयान जारी हुआ। यह जो है बदलाव केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। 25 जनवरी 2026 को नेम प्लेट बदलकर जन भवन लगाई गई, लेकिन नाम बदलने की आधिकारिक जो तारीख घोषणा किया गया था, यानी तारीख जो थी नाम बदलने की 21 जनवरी था, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। कारण इसका क्या था, क्योंकि जो है लोक भवन नाम पहले से जो है सीएम ऑफिस के लिए यूज होता है, इसलिए जब इसलिए जो है अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, जन भवन। हाल ही में उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हर जिले से एक प्रमुख वेटलैंड जो है चुनना है, उसका संरक्षण करना है, पुनरुद्धार करना है और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और विकास करने के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य यही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। न कि हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र और न ही वो हर जिले में वन वृक्षारोपण अभियान चलाना है और न हर जिले में एक नदी संरक्षण परियोजना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रदेश में लगभग जो है 1.21 लाख प्लस वेटलैंड है। इस योजना के तहत जो है हर जिले में से एक प्रमुख वेटलैंड चयनित होगा, जिसका संरक्षण विकास होगा, जिसमें जैव विविधता सुरक्षा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के तर्ज पर जो है पर्यावरण संरक्षण की नई पहल जो है जनवरी 2026 में यह शुरू की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल टेस्टिंग ट्रैक यानी इंटरनेशनल टेस्टिंग ट्रैक कहाँ पर जो है बनाया जा रहा है और इसकी अनुमानित लागत क्या है। लखनऊ में बनाया जा रहा है, वाराणसी, नोएडा या आगरा में। तो देखिए यह बनाया जा रहा है वाराणसी में, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो है 4 करोड़ प्लस जो है इसका जो है मतलब कि कास्ट होगा। तो इतना ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्टिंग ट्रैक यह कहाँ बनाया जा रहा है, तो वाराणसी में जो है बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो शिवनगरी जो है काशी यानी वाराणसी में जो है यूपी का पहला जो है इंटरनेशनल टेस्टिंग ट्रैक जो है बन रहा है। यह परिवहन विभाग के कोऑर्डिनेट टेस्टिंग ट्रैक पर जो है निर्मित होगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। अनुमानित लागत 4 करोड़ रुपए से अधिक है और इसका जो है रोड मैप पहले से तैयार है। यह वाहन की टेस्टिंग और सेफ्टी स्टैंड को जो है मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भी कदम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश को जो है एआई हब बनाने की दिशा में किसके बीच जो है एमओयू साइन हुआ है, जो इंडिया एआई मिशन के तहत एआई इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा। MEITY और IIT कानपुर, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन यानी इंडिया एआई और UPDES को यानी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड, या नीति आयोग और यूपी सरकार के द्वारा, या गूगल और यूपी सरकार के द्वारा। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश को जो है एआई हब बनने की दिशा में MOU अभी हाल ही में जो साइन किया गया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और UPDESCO के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2026 में इंडिया एआई मिशन के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और UPDESCO लखनऊ के बीच जो है मेमोरेंडम जो यूनिट साइन है, यह शामिल मतलब कि साइन हुआ है। इससे जो है यूपी एआई इकोसिस्टम मजबूत होगा, जिसमें जो है 65 प्लस एआई लैब्स भी स्थापित करने का उद्देश्य है और साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पुलिसिंग और आदि सेक्टरों में एआई एप्लीकेशन को भी बढ़ावा देना है। यह जो है यूपी को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हब बनाने की भी एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में हाथरस के आलू को जो है वैश्विक ब्रांड बनाने में क्या उपलब्धि हासिल हुई है और इससे किसानों को क्या लाभ मिल रहा है। जीआई टैग मिला है और निर्यात जो है बढ़ा है, या हाथरस आलू का जो है वैश्विक ब्रांड बनना है और निर्यात जो है 53.68 करोड़ किलो तक पहुंच गया है और किसानों की जो है आय को बढ़ानी है, कोल्ड स्टोरेज है और पैकेजिंग में जो है रोजगार सृजित करना है, या नई फसल योजना शुरू करना है, केवल स्थानीय बाजार में प्रमोशन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हाथरस का जो है आलू का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, ब्रांड बनाना है, माफ कीजिएगा, और निर्यात जो है 53.68 करोड़ किलो तक पहुंचाना है। किसानों की क्या है, आय बढ़ाना है, कोल्ड स्टोरेज पैकेजिंग में जो है रोजगार उपलब्ध कराना है। तो हाथरस का जो आलू है अब
वैश्विक ब्रांड बन चुका है। यूपी जो है तीसरी सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, लेकिन हाथरस जिले के आलू की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई है। 2025-26 में निर्यात 53.68 करोड़ किलो पहुंच गया है, जो यूरोप, चीन बाजारों में जा रहा है। सरकारी नीतियों से जो है किसानों की आय बढ़ी है। कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और परिवहन में जो है नया रोजगार बना है। यह कृषि क्षेत्र में यूपी की सफलता का प्रतीक भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में चना हुआ, मसूर हुआ, सरसों हुआ, इनकी जो है एवरेज उत्पादकता जो क्विंटल प्रति हेक्टेयर में है, यह कौन कौन से जिले के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बने हैं। देखिए, मतलब कि यह जो है कौन कौन से जिले, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, यहाँ पे जो है चना, मसूर और सरसों की जो एवरेज उत्पादकता है ये बहुत अधिक है। यह आपको बताना है। मुरादाबाद चना, कानपुर मसूर, आगरा सरसों, या मैनपुरी चना, गाजीपुर मसूर 17.63 हेक्टेयर प्रति क्विंटल हो गया है। क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मथुरा का जो सरसों 22.41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। या फर्रुखाबाद गेहूँ, लखनऊ चना, वाराणसी सरसों, प्रयागराज चना, गोरखपुर मसूर और बरेली सरसों। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मैनपुरी चना जो 25.26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है मैनपुरी चना का। गाजीपुर का मसूर जो 17.36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मथुरा में जो है सरसों 22.41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, सर्वाधिक जो है प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादकता है। यूपी की कृषि उत्पादकता में क्या है, अग्रणी जिले हैं। मैनपुरी चना, गाजीपुर मसूर और मथुरा सरसों में जो है देश में के जो है सर्वोच्च उत्पादक जिले में से एक है। फर्रुखाबाद में जो है गेहूं की उत्पादकता जो है 51.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो पंजाब जो राज्य है इसके बराबर हो गया है। यह ध्यान रखना है आप लोगों को। जो फर्रुखाबाद में जो गेहूं की उत्पादकता है, यह 1 हेक्टेयर से लगभग 51.16 क्विंटल जो है गेहूं पैदा किया गया है, जो पंजाब के बराबर हो चुका है। यह यूपी की मजबूत कृषि नीतियों का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स यानी ईपीआई इंडेक्स जो है 2024 में उत्तर प्रदेश के कुल रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है और इसमें सुधार का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, यह प्राप्त किया है 4th स्थान यानी चौथा स्थान, जो पहले 7वें स्थान पर था, यानी 7वें से छलांग लगाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और अन्य नीतियों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो नीति आयोग की ईपीआई 2024 में यूपी ने जो है 7वें से जो है छलांग लगाकर 4th स्थान हासिल कर लिया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात के बाद लैंडलॉर्ड राज्यों के बावजूद निर्यात तैयारी में जो है नंबर 1 भू आबद्ध राज्यों में है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है, निर्यात नीतियों और सुधारों ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई है। 70 संकेतकों पर जो है मूल्यांकन हुआ है इस बार। हाल ही में आयोजित फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जगृत मिश्रा ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, यह आपको बताना है। जो फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट है, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में आयोजित किया गया था, ग्रेटर नोएडा में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दिल्ली के जो है 13 वर्षीय जो है शतरंज खिलाड़ी जगृत मिश्रा ने जो है चेज वेदा फीडे जो है रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट 2025 है, इसे जो है फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट जिसे कहते हैं, इसका जो है खिताब जीत लिया है। इसका जो आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्होंने जो है 9 राउंड में 8.5 अंक हासिल कर यह उपलब्धि जो है हासिल की थी। हाल ही में 3 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरहवा अवशेषों को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह पवित्र जो स्थल है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कुशीनगर में, वाराणसी में, सिद्धार्थनगर या कौशाम्बी में। तो स्थित है सिद्धार्थनगर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो पवित्र जो पिपरहवा अवशेष है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। इन अवशेषों को क्या करना है कि भगवान बुद्ध से संबंधित माना जाता है, और यह प्रदर्शनी द लाइट एंड द लॉट्स रेलिक्स ऑफ द अवेक्ड 1 शीर्षक में जो है आयोजित की गई थी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है जरूर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद दीप्ति शर्मा महिलाओं की T20 में भारत की सर्वाधिक विकेट टेकर गेंदबाज बनी है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, यह आपको बताना है। तो देखिए,
श्रीलंका के खिलाफ जो है दीप्ति शर्मा ने जो है सर्वाधिक विकेट लिए थे। इस कारण जो है यह T20 में जो है भारत की तरफ से महिलाओं में सबसे अधिक जो है विकेट ले चुकी हैं। आपको इनको बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश के, तो ग्रेटर नोएडा में, मेरठ में, सहारनपुर या आगरा में। तो यह हुआ था आगरा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही मान लीजिएगा आप लोग, डी करेक्ट हो जाएगा। तो श्रीलंका के खिलाफ जो है सीरीज के बाद दीप्ति शर्मा जो है महिलाओं की T20 में जो है भारत में सर्वाधिक विकेट टेकर बनी है और विश्व स्तरीय स्तर पर जो है भी यह लीडिंग विकेट टेकर भी बनी रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2026 सीजन के लिए यूपी वॉरियर्स की जो नई कप्तान है यह किसे नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना को, हरमनप्रीत कौर को, मैकलैंडी को या एलिसा हिली को? तो देखिए अभी यह जो है टूर्नामेंट चल रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसको जो है क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो यह जो है बनी है मेघलैनी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो है पूर्व कप्तान मेघलैनी ने जो है WPL 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स की जो है कप्तान बना दिया गया है। उन्हें जो है मेगा ऑक्शन में 1.9 करोड़ रुपए में जो है साइन किया गया था और वे जो है टीम को नई दिशा में देने वाली हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए AI आधारित वाट सेवा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जोन कौन सा बना है? जिसमें क्या हुआ है कि नागरिकों को फोटो, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से जो है गोपनीय पहचान के साथ साथ अपराध संबंधी सूचनाएं भी दे सकते हैं। आपको जोन बताना है, लखनऊ जोन, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर। तो यह बना है वाराणसी जोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है वाराणसी जोन जो है राज्य का पहला जोन बन गया है, जहां पर जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है व्हाट्सएप ऐप वाट सेवा जो है शुरू की गई है, जो अपराध नियंत्रण के लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह सेवा जो है जोन के सभी जिलों में लागू की गई है, जिसमें आम जनता को सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। इस व्यवस्था के तहत नागरिक की फोटो, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से जो है अपराध से जुड़ी जानकारी है इन्हें जो है साझा कर सकते हैं और साथ ही जो है सूचना देने वाले की जो है पहचान पूरी तरह से जो है गोपनीय भी रखी जा सकती है, यानी रखी जाएगी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें जो है नागरिक की फोटो, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से अपराध से जुड़ी जो भी जानकारी साझा कर सकते हैं, लेकिन जो सूचना दे रहा है उसकी जो है गोपनीय मतलब की जानकारी मतलब कि उस व्यक्ति की जो है गोपनीय रखी जाएगी, कौन व्यक्ति मतलब कि यह इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इससे क्या होगा कि पुलिस को त्वरित व प्रमाण आधारित सूचनाएं मिलेंगी और अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई में मदद भी मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि वाराणसी जोन जो है राज्य का पहला जो है जोन बना है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वाट सेवा जो है प्रारंभ किया गया है, जो अपराध नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कार्य करेगा। 29 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट के निर्णय के अनुसार किस शहर में जो है विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला यानी प्लेनेटेरियम की स्थापना की मंजूरी दी गई है? लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद या गोरखपुर? तो देखिए अभी यह मंजूरी मिली है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर, जो है मुरादाबाद में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हाल ही में जो है मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की जो है स्थापना को मंजूरी मिली है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जो है इसकी कार्यदायी संस्था बनाया गया। यह जो है गोविंदपुरी आवासीय योजना दिल्ली बरेली मार्ग के आसपास यानी दिल्ली बरेली मार्ग के पास में लगभग 4.6 एकड़, कुछ रिपोर्ट के अनुसार 5 एकड़ भूमि में बनेगा। अनुमानित लागत जो है 50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। यह छात्रों, युवाओं, आम लोगों के लिए जो है विज्ञान, खगोल विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने वाला अत्याधुनिक पार्क होगा, जिसमें जो है प्लेनेटेरियम यानी नक्षत्रशाला, स्पेस म्यूजियम जैसी सुविधाएं होंगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की उस पहली गवर्नेंस ग्राम पंचायत का नाम क्या है, जिस पर हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार की दौड़ के लिए एक डॉक्यूमेंट्री जो है बनाई जा रही है? कैंटोना वाराणसी की है, पैसिया महाराजगंज की है, बखीरा संत कबीर नगर की या शाहपुर एटा की है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नेंस ग्राम पंचायत कौन बनी है, यह जिसके ऊपर जो है राष्ट्रीय पुरस्कार की दौड़ के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। तो यह बनी है पैसिया, जो महाराजगंज की है यहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उपलब्धि देख लेते हैं। तो महाराजगंज जो जिला है इसी का जो है पैसिया ग्राम पंचायत, यह जो है उत्तर प्रदेश का जो है फर्स्ट, या ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी पहली गवर्नेंस ग्राम पंचायत बन गई है। डॉक्यूमेंट्री क्या रहेगा इस पर, तो इस पंचायत के मॉडल और सफलता पर एक डॉक्यूमेंट्री जो है फिल्म बनाई जा रही है, राष्ट्रीय पहचान। तो इस डॉक्यूमेंट्री को जो है राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के लिए भी भेजा जाएगा, ताकि अन्य पंचायतें भी इससे कुछ सीख सकें।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में स्थित दिगंगा किसान सहकारी चीनी मिल यानी मोरोना के आधुनिकीकरण और नई मिल की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में स्थित जो है दिगंगा किसान सहकारी चीनी मिल जो मोरोना में है, यह के जो है आधुनिकीकरण और नई मिल की स्थापना का जो है निर्णय लिया गया है। यह कहाँ पर है? मेरठ में, मुजफ्फरनगर में है, बिजनौर में है या शामली में? तो यह है मुजफ्फरनगर में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस मिल की जो है पेराई क्षमता जो है बढ़ावा देना है। विशेष विस्तार योजना प्रथम चरण में क्षमता 3500 TCD टन प्रतिदिन की जाएगी, जिसके बाद में 5000 TCD तक जो है विस्तारित करने का प्रावधान है। इससे क्षेत्र की गन्ना किसानों की जो है आय दुगनी होनी है और उन्हें जो है समय पर मूल्य भुगतान सुनिश्चित करना होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, तो गाइज मिलते हैं, यहीं तक था, सॉरी, बिल्कुल यहाँ तो मतलब कि लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। 35 क्वेश्चन जो है इसमें करा दिया गया है। आप लोगों को माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, इसलिए जो है वीडियो को रोकना पड़ा था। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जनवरी मंथ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने थे, यदि कोई भी करंट अफेयर्स मुझसे छूट गया होगा तो जो फरवरी मंथ का आएगा उसमें मैं बहुत अच्छे से उसे भी करा दूंगा। तो यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आए है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तथा क्या बोलें आप लोग मतलब कि शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।